कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी इसी के लिए प्रोग्राम में आते हैं रोज। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी, आपका प्रोग्राम में आ गए हैं आप जी। हमारे साथ मेट्राइज एजेंसी से मनोज कुमार सिंह जी हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी का सर्वे कल से सब जगह आप लोग देख ही रहे हैं। और हमारे इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। सर, बड़े चुनाव देखे, ऐसा चुनाव नहीं देखा। मतलब जिसे कहिए मतलब मानने वाला तब से माने बैठा है जब से चुनाव की घोषणा हुई थी कि क्या नतीजा होगा, और ना मानने वाले हर पल हर दिन गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। ना मानने वालों का देखिए साहब कैसे बदल रहा है। पहले पोल की वोटिंग देखेंगे कितनी वोटिंग होती है, आ गए 93%। नहीं, अभी दूसरे पोल का भी देखना पड़ेगा। दूसरे फेज में भी इतनी होती है कि नहीं होती है। वो ममता जी का स्ट्रांग होल्ड है। दूसरे फेज की पोलिंग भी हो गई, उसमें भी आ गया 92%। अब एग्जिट पोल तो देख लें। एग्जिट पोल ने बता दिया बीजेपी की सरकार पर ना एग्जिट पोल तो गलत होते ही रहते हैं। फिर अब क्या देखना है, तो बोले नहीं अभी काउंटिंग के देखेंगे। काउंटिंग तो सभी देख लेंगे, सबको पता चल जाएगी काउंटिंग के दिन क्या होगा। तो जिसको नहीं मानना है, जो एग्जिट पोल सारे बता रहे हैं कि बीजेपी आगे दिख रही है, वो ना मानने का कोई ना कोई बहाना निकाल रहा है। हो ये रहा है सर। मैं तो आपने कह दिया था तो मैंने मान लिया था। अच्छा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट लोगों के मन से जो है वो दुविधा बंगाल में। इसको मैं ये ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ मानता हूं कि उन्होंने अभी भी वो जलवा कायम रखा है। सब हो गया तब भी एक बार जब तक ना दिख जाए भाई कि 148 के ऊपर भाजपा पहुंच गई 4 तारीख को, तब तक के लिए भी उन्होंने एक संशय डाला हुआ है मन में लोगों के कि अभी भी हम वापस आ सकते हैं। देखिए, ये खूबी है नैरेटिव गढ़ने वाले इकोसिस्टम की। दो बड़े जो है वो रीजनल लीडर्स, एक तमिलनाडु में एमके स्टालिन और बंगाल में ममता बनर्जी। इस समय पूरे देश में इन दो से बड़ा कोई रीजनल लीडर नहीं है, उनसे स्ट्रांग नहीं है। बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो इन दो लोगों की ज़रूरत है। अगर इनको हरा देंगे आप तो बीजेपी को कहाँ रोकेंगे। 4 मई के बाद आप मान कर चलिए, हम रहे न रहे आप लोग रहेंगे, पश्चिम बंगाल नया गुजरात बनने वाला है। लंबे समय तक बीजेपी सत्ता में रहेगी पश्चिम बंगाल में। ऐसी बात कहते हैं। हिंदुत्व की सबसे उर्वरा भूमि है पश्चिम बंगाल। उसका बंटवारा हुआ भाई। जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी वो मुस्लिम बहुल थी, तो जिन्ना चाहते थे कि पूरा जो है पश्चिम बंगाल आए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया। उसके बाद तमाम संगठन, हिंदू संगठन साथ आ गए। कहा कि जब पंजाब का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है तो बंगाल का क्यों नहीं। अच्छा, तो ये पश्चिम बंगाल बंगाली हिंदुओं के लिए बना नहीं, वरना पूरा बंगाल ईस्ट पाकिस्तान। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से आज भारत में है ये। हाँ। प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं ना, शुरुआत में हम लोग थोड़ा नंबर से हट के एक बात कह रहे हैं। मैं एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, नाम नहीं ले रहा हूँ, पोस्ट पढ़ रहा हूँ मैं उनका। उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है, मैंने भी नज़र पड़ी। तो अभी सर ने शुरुआत में ये बात कही तो मुझे भी लगा कि ठीक है, मैं भी सही चीज़ सोच रहा था। इसका मतलब वो पूरा पोस्ट इस बारे में है कि आप लोगों को, मतलब आम लोगों को ये नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बंगाल क्या है। ये कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि हमारी पार्टी के फाउंडर वो यहीं से आते हैं। यही जन्मस्थान है इस विचारधारा का। और ये भूमि जो है ये कम से कम हम जैसा सोचते हैं वैसी रहनी चाहिए। ये कितना एसोसिएट करते हैं अपने आप को बंगाल के साथ, ये आम लोग नहीं जानते। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक स्पीच दी थी, डेट लिखी हुई है मेरे ख्याल से, आप लोगों को ज्यादा याद होगी। 29 जून 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर एक भाषण दिया था अमित शाह ने। और वो मीडिया के लोगों के सामने। हाँ, मीडिया के लोगों के सामने। और वो जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने ये लिखा कि मैं वहीं बैठी हुई थी। और वो भाषण जिसने भी सुना है वो उस दिन इस बिलीफ के साथ उठ के वहां से आया था कि बहुत जल्द बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। और वो ये लिख रही हैं कि मैं नहीं जानती 4 मई को क्या होगा, हो सकता है तृणमूल कांग्रेस वापस आ जाए, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये नहीं तो अगला
बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है, वो इस वजह से कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दोनों को बंगाल चाहिए के अलावा आप देखिए जिस तरह से बीजेपी लगी रही 1984 लोकसभा चुनाव के बाद कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, बीजेपी के 2 कॉरपोरेटर जीते, और ये खबर देने के लिए बीजेपी से आगे कौन आया? लाल कृष्ण आडवाणी। कहा बंगाल में हमारी एंट्री हो गई है। कौन से साल में सर? 1984। अच्छा। वहां से शुरू करके किसी भी चुनाव में वोट कितने मिले, सीट मिली नहीं मिली, बंगाल को बीजेपी ने छोड़ा नहीं। बंगाल की संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको बीजेपी ने अपना बनाकर स्वीकार कर लिया, अपना लिया। आप नारे देखेंगे तो बीजेपी के नारे प्रमुख क्या हैं? जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब पश्चिम बंगाल की संस्कृति से, उनकी जमीनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ममता बनर्जी के नारे देखिए तो आपको बांग्लादेश के नारे दिखेंगे, जो 3 प्रमुख नारे हैं। जो जय बांग्ला बोलती हैं शेख मुजीबुर रहमान का है। उसके अलावा माँ माटी मानुष जो बोला उन्होंने, वो 1991 के बांग्लादेश के चुनाव में बेगम खालिदा जिया ने बोला था, माटी के मानुष के वोट दिन। अच्छा। वहाँ से उठाया गया है। और तीसरा नारा जो है खेला होबे, वो भी एक नेता थे शौकत अली, उनका है। अरे वो उनका नहीं है, अपना नहीं है। उनका अपना नहीं है। तो ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी कि और ख़ासतौर से घुसपैठियों का मामला जब बढ़ा कि ममता बनर्जी की सहानुभूति ज़्यादा पश्चिम बंगाल के लोगों, अरे पूर्वी बंगाल के लोग, जो बांग्लादेश है उसके साथ है। आप बताइए जो कुछ हुआ शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में, उस पर ममता बनर्जी कुछ बोली क्या? ठीक है सर। वहाँ मारा कौन गया? बंगाली हिंदू ही मारे गए। ममता बनर्जी ने कोई बयान नहीं दिया। औपचारिकता के नाते, मतलब अब वो तो कोई भी कहेगा कि ये अच्छा नहीं हुआ, बात इसकी नहीं है। उसके बाद उनका जो रवैया बदलना चाहिए था, खासतौर से घुसपैठियों को लेकर, उसने चुनाव पर असर डाला है। अच्छा, फिर वैसे ममता जी ने आज शाम को एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में उन्होंने ये दावा किया कि एक तो ये बड़ा अत्याचार किया गया है इस बार उनकी पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी 2026 में 226 का आंकड़ा पार करेंगे। ये उन्होंने दावा किया कि उनको 2/3 बहुमत मिलेगा। और उन्होंने कहा 19 राज्यों से बीजेपी ने अपनी धन शक्ति से, हथियारों से, मीडिया भी उनके साथ मिल गया है। ये जो आपको टीवी पर दिखाया जा रहा है, ये सब तो बीजेपी के एक सर्कुलर, बीजेपी ने एक सर्कुलर जारी किया है और सबसे कहा है कि ये दिखाओ। मतलब मनोज जी ने जो डेटा दिया वो एक्चुअली बीजेपी ने डेटा दिया था मनोज जी को, और मनोज जी ने हमें दिया और हमने दिखाया, ऐसा ममता बनर्जी क्लेम कर रही हैं। वो उसमें तो फिर 2 पोल तो ऐसे भी आए हैं जो ममता बनर्जी की सरकार बना रहे हैं, लेकिन उसकी बात उन्होंने नहीं की है। मगर अगेन फिर ये बंगाल जो है फिर इतना चैलेंजिंग क्यों है? क्यों अभी भी लोगों को लगता ही नहीं भाई 4 मई कोई भरोसा करेंगे, उससे पहले भरोसा नहीं करेंगे? वो जो मैं जिन पत्रकार का पोस्ट पढ़ रहा था उसमें उन्होंने लिखा है कि बंगाल में एक सेक्शन ऐसा है जिसको हम बहुत बार कह चुके हैं, भद्र लोग कहते हैं, जो बेसिकली जो माहौल बनाता है, उसके एक सेक्शन के लिए आज भी बीजेपी कभी बंगाल में आएगी या आ रही है या वो 100 के आसपास भी पहुंच सकती है सीटों में, वो इनकंसीवेबल है। वो सोच ही नहीं सकता। वो उसके लिए ऐसा है कि मैं अपना गला खुद घोट लूं अगर बीजेपी आ जाए तो। मतलब इतनी नफरत है उसको, उस एक वर्ग को। इसीलिए वहां ये माहौल रहता है कि ना कुछ भी हो जाए भाजपा नहीं, ऐसा है। वो भी जुड़ जाता है। जैसे 27% डेमोग्राफी, अगर मुस्लिम नहीं होते, अब मुसलमानों का परसेंटेज वैसा नहीं रहता तो शायद ये स्थिति भी उतनी नहीं रहती। क्योंकि मुस्लिम वैसे रहते हैं, भद्र लोग जिसको कहते हैं, वो एक उनके साथ जुड़ जाते थे, तो वो एक तकलीफ वाली बात होती थी। प्लस ममता बनर्जी की जो कल्याणकारी योजना है, ये सब मिलकर एक बुके बनता था। लेकिन इन सब के ऊपर जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी पड़ती थी, और अगर वो चीज़ भारी नहीं पड़ी होती तो पिछले विधानसभा चुनाव में ही खेल कुछ और हो गया होता। वो चीज़ थी कि भय आपका इतना ज़्यादा कि लोग वोट देने ना जाएं। और सीपीएम यही काम करती थी कि जो मृत या गायब या वहाँ अनुपस्थित वोटर हैं, उनके नाम पे वो लोग अपना वोट गिरवा लेता था। उस चीज़ को टीएमसी ने भी लीगेसी के तौर पे अपनाया, उसी काम को किया जाता था। उसी का इस बार रिमेडी रहा जब एसआईआर के बाद वो सारे नाम कटे, प्लस लोगों के अंदर ये आ गया कि भय नहीं है, आप जाके वोट कर सकते हैं।
वहाँ पर टीएमसी आपको परेशानी में नज़र आ रही है। अगर ये दोनों चीज़ें इस बार भी नहीं रहती तो फिर उसमें भी कोई फर्क नज़र, बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, सारे कैलकुलेशन, जैसे किसी भी कम्युनिटी का किसी भी जगह पर किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी के लिए संपूर्ण समर्थन थोड़ा ही मिलता है। बिल्कुल नहीं। दूसरा जो भद्रलोक जिसे आप कहें, इस बार उसमें आपको ज़बरदस्त डिवीजन दिखराव दिखेगा। दिखेगा, ज़बरदस्त दिखेगा। बहुत सारे लोग उसमें बदलाव की वकालत करते आते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि जो एक एलर्जी वाली बात या जो चीज़ भी आप कहें, वो वजह ज़्यादा ये थी कि जैसे बीजेपी जिस प्रकार का हिंदुत्व लेकर चलती है, पश्चिम बंगाल का हिंदुत्व अलग है। वहाँ पे काली पूजा के दरमियान पंडाल के सामने नॉनवेज बिक रहा होता है, नॉनवेज में सिर्फ फिश नहीं, मटन चिकन सब कुछ पंडाल से बाहर निकले, लोग खाएं, सब कुछ करें। तो सब बहुत सारी चीज़ें अलग थी और इस चीज़ को बीजेपी ने बखूबी समझा। कल भी जो मैं आपको कह रहा था, ये टर्म हमें यूज़ किया गया पार्टी के बड़े जो रणनीतिकार थे उनके द्वारा कि सटल हिंदुत्व पे ही हम लोग जा रहे थे, अदरवाइज हमारा पूरा जो फोकस था वो डेवलपमेंट को लेकर था। देखिए उसको कैसे किया गया, हर एक विधानसभा सीट में वहाँ पर चार्जशीट दाखिल किया गया और गवर्नेंस के जो इशू हो सकते थे उनके खिलाफ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ करके विधानसभा के बाद जब राज्यसभा के स्तर पर लेके आना था तो आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह ने उसे लॉन्च किया कि भाई राज्य किन किन जगहों पे पिछड़ा है। तो उस जनमानस में ये देना कि हम सिर्फ गवर्नेंस के लिए आ रहे हैं, और ममता बनर्जी की सरकार ने गवर्नेंस के मसले पे कुछ नहीं किया। दूसरा, जब प्रवासी लोगों को लगाया गया सर, अब अगर बीजेपी की जो बड़ी ताकत होगी ना संगठन के हिसाब से अगर आप देखें तो बड़ी ताकत थी, जितने प्रवासियों को लगाया गया 2.5-3 महीने एक छोटे छोटे कमरे में, टियर 2 तो छोड़िए 3-4 सिटी के भी, और वो दिन रात जो परिश्रम हुआ ना, उस तरह का ढांचा इस बार टीएमसी के पास नहीं था। आप टीएमसी के सांसदों को उठाकर देखें, एक सयानी घोष को छोड़ दें तो बाकी कितने सांसद ट्विटर के अलावा आपको कहीं और नजर आते थे? ममता बनर्जी ने कुछ कहा, एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट से राजनीति चलनी है। अच्छा, नैरेटिव उनका देखिए, आप बाहरी का नैरेटिव लेके आ रहे हो, कीर्ति आजाद आपके पास है, शत्रुघ्न सिन्हा आपके पास है, लंबी फेरी, वो गुरुस्वामी, साकेत गोखले, किन किन को आपने देते रहा। तो बीजेपी ने बहुत समझदारी के साथ उसको नीचे लेके गया। और सर आखिर में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ममता बनर्जी खुद इस बात को लोगों के भीतर अपने तर्क को उन्होंने गलत साबित कर दिया जब तेजस्वी यादव को बुला रही हैं, अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं। ये बंगाल के लोग हैं क्या? ये इनका वोट इन्फ्लुएंस तो वो दिख रहा था उनका कि अपनी एक नीति पे नहीं चल रही है चुनाव लड़ने की। अच्छा, एक एग्जिट पोल और आया सर मार्केट में नया, वो देख लेते हैं। टुडेज चाणक्य का आया है, इसमें बीजेपी को 192 सीटें दी गई, लीजिए 192, और टीएमसी को 100 सीटें। टुडेज चाणक्य का सर्वे 192 यानी 200 के पास पहुंचा दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। तो एक नया सर्वे ये है, और अब ये तो मतलब ये एक और जुड़ जाएगा। तो हम कल से आपको, हम इंडिया टीवी पर हमने पोल ऑफ पोल्स में 6 सर्वे दिखाए थे, उसमें 7वां भी जोड़ लीजिए आप। 7 में से 6 कह रहे हैं, जिसमें एक मनोज जी का भी है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। एक सर्वे कह रहा है जो टीएमसी की सरकार बनेगी। तो ये भी उसी डायरेक्शन में जुड़ गया। अभी हम लोग ब्रेक से, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं यही बात मैं इनसे कर रहा था, अभी क्यों है इतना कंफ्यूजन, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा, अभी भी क्यों लोगों को जो दिख रहा है इतने सर्वे वाले बता रहे हैं, फिर भी भरोसा करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। सर्वे साहब पिछली बार भी गलत हो गया था, मान ली बात थी, सर्वे गलत हो सकते हैं। मनोज जी भी ये दावा नहीं करेंगे, लिख के आपको नहीं देंगे कि 100% मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, ये कोई नहीं कह सकता। मैंने ये पूछा कि भाई अच्छा बिहार में तो बड़े शोर थे आप सभी, मैंने इनसे ही पूछा, बिहार में तो आप बिल्कुल शोर थे, बिहार में कैसे पढ़ लिया था? कोई भी चुनाव आदमी कैसे पढ़ता है? प्रदीप जी तो डे 1 से कह रहे हैं कि ये होने वाला है, अब देखते हैं 4 तारीख को। तो उन्होंने बताया भाई कि भाई जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, जाति समीकरण देखते हैं, किसके पास कितना ताकत है। जैसे बिहार के चुनाव में वो 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में जा रहा था, पता था इसका असर होगा। तो ये सारे फैक्टर्स तो बंगाल में भी है ना। जिसको चुनाव पढ़ना आता है वो बंगाल का भी पढ़ेगा वैसे ही जैसे उसने बिहार का पढ़ा था। फिर बिहार में इतनी कंफ्यूजन किस, बंगाल में इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है? अब आपने महिलाओं का जो बात किया कि चूंकि मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में, झारखंड में और बिहार में भी दिखा था इसका असर, लेकिन आप सौरभ, महाराष्ट्र आप लोगों ने आसानी से बता दिया था। हाँ, बिहार भी आसानी से, ऐसा बड़ा इतना बड़ा राज्य जो है स्टेट है, हर चीज हर लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड था, मगर क्लियरली लोगों ने पहले रीड कर लिया था। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है कि बात हो रही है कि भाई 1,500 तो ऑलरेडी पहले से ममता बनर्जी दे रही हैं। तो जब दे रही है तो उसका इंपैक्ट तो ज्यादा पड़ेगा। 3 साल पहले से 1,500 रुपया दिया जा रहा है। कोई भी पॉलिसी लेकर आइए, उसका असर जो होता है ना वो एक ही इलेक्शन में होता है। आप उसी पॉलिसी को आप चाहे कि हर इलेक्शन में हम भजा ले तो ऐसा नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जिस पॉलिसी की बात की जा रही है कि महिलाओं को देकर मोटिवेट किया गया और उनको वोट में कन्वर्ट किया गया, तो झारखंड से शुरुआत करते हैं। झारखंड में कम दिया गया था इलेक्शन के 3 महीने पहले,
और अनाउंसमेंट होने के पहले 2 महीने का डाला गया था। बिहार में क्या हुआ तो वही हुआ था, इलेक्शन मैंने अनाउंसमेंट के जस्ट पहले डाला गया था, जिसको लेकर काफी विवाद था कि भाई चुनाव के समय दे रहे हैं। ये वो थे कि चुनाव के बीच में उनको लाभ पहुंचा था। जब पहली बार होता ना, नए जैसे कपड़े हम लोग के पास आते थे, बचपन में थे, तो तुरंत उसको पहनकर हम लोग बाहर जाते थे दिखाने के लिए कि भाई मेरे नए कपड़े। लेकिन उसकी उत्सुकता 1, 2, 3 बार पढ़ने के बाद वो समाप्त वो हो जाती। ठीक है, ये तो एक फैक्टर की बात आप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों इतने सर्वे एक चीज बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार बन सकती है, भरोसा उतनी आसानी से क्यों नहीं कर पा रहे? बिहार में लोग भरोसा कर लिया कि बीजेपी जीतेगी, महाराष्ट्र में भी मान लिया, बंगाल में ऐसा क्या है? मैंने बोला ना कि देखिए, एक ही पॉलिसी का 2 अर्थ निकल रहा है। एक पला ले लीजिए, उसी तरह से प्रवासी, बिहार में भी काफी हद तक प्रवासी आए थे। दोनों पार्टियों की अपने अपने दावे थे कि भाई उन्होंने कहा कि मेरे लिए आ रहे, ये करें कि मेरे लिए आ रहे। जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी समय से उन प्रवासियों के बीच में घूमकर काम करना शुरू किया था। यही काम उन्होंने बिहार में भी किया था। छठ में महाराष्ट्र में बिहार के जितने प्रवासी थे छठ कर रहे थे, और उनके पास जाकर इन्होंने मैसेज दिया था, और नेक्स्ट छठ में उनको बिहार आना था। तो इस तरीके से प्रवासियों के बीच में इन्होंने काम किया था। और ये टीएमसी जो आईपैक के साथ ये काम कर रही थी और नहीं कर पाई, तो ये दूसरी यहां पे वो लगा। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान दिख रहा है, जहां कंफ्यूजन मुझे नहीं था, मैं फर्स्ट ऐसे कर रहा हूं, कि जो 1.5 वोटर थे, चाहे जहां से परिवर्तित होकर वोटर आए थे, जिसका यूटिलाइज टीएमसी अपने वोट के रूप में करती थी। जो प्रवासी भी अभी आए हैं, जिनको बंगाल में आए हुए कहा जा रहा कि भाई इनको बहुत कष्ट होकर यहां पे आए हैं, बहुत लोग डर के आए हैं और बीजेपी ने डर पैदा किया है। वो सिर्फ इसलिए आए हैं सौरव जी कि इस बार वो अपना वोट दे सके, क्योंकि उनको पता था कि यदि हम आते भी इस इलेक्शन के पहले तो मुझे वोट नहीं देने दिया जाता। मेरे वोट का यूटिलाइजेशन जो टीएमसी के जो एक तरह से गुंडे कहा जाता है, चाहे उनके बूथ के मैनेजमेंट के लोग का है, तो वो यूज करते थे। तो उसको रोकने के लिए, और एक अच्छे जो जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया, तो उनके अंदर में एक भावना भी आया कि हम एक पार्टी को चुनने आना। वो मैं नहीं कह सकता हूं कि बीजेपी को चुना कि टीएमसी को चुना, लेकिन जो उनके आने के बाद जो रिएक्शन दिखा कि हमारा स्टेट क्यों नहीं डेवलपमेंट कर पाया, उस पे बातें कर रहे थे। ठीक है। तो ऐसी जब उनके अंदर से जब बातें आती हैं, तो ये उम्मीद किया जाता है कि भाई कहां वोट पड़ रहा। तीसरा था कि जो महिलाएं थीं, जो पिछली बार डर के कारण बता नहीं पा रही थी, इस बार खुलकर वो बता रही थी कि भाई हमें क्या परेशानी है राज्य में, किस तरीके से कट मनी से हमको परेशानी है, किस तरह से एजुकेशन वो बता रही थी आपको? 100% सबको बता रही। वो एक बड़ी एजेंसी वाले तो आज सर्वे नहीं जारी कर रहे हैं, बोले हमको बता ही नहीं रहे लोग। अब एक बड़ी एजेंसी ने, नाम नहीं लेना, ठीक है चलिए, सब जानते हैं कि इनकी बात हो रही है, बड़ी एजेंसी है, उनको आज सर्वे जारी करना था बिहार का। उन्होंने कहा हम एग्जिट पोल नहीं करेंगे, हम पोस्ट पोल करेंगे। एग्जिट पोल बाय डेफिनेशन ही है कि वो आदमी वोट दे के निकला, उसी वक्त उससे पूछा कि आपने किसको वोट दिया, उसको ही एग्जिट पोल कहते हैं। वो पोलिंग के दिन ही होता है। उन्होंने कहा हम एग्जिट पोल नहीं करेंगे, हम पोस्ट पोल करेंगे। मतलब आज उनको सर्वे करना था चुनाव होने के एक दिन बाद। तो उन्होंने कहा हम सर्वे करें कैसे, लोग हमको जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं सवाल का जवाब। 10 में से 7 लोग चुप है, तो वो उन्होंने अपना सर्वे विदहोल्ड कर लिया, सर्वे जारी ही नहीं किया जा रहा है। तो इनको कौन बता दे रहा है जो उनको नहीं बता रहा है? सर बड़ा आश्चर्य होता है इस बात को लेकर कि आप ऑन एयर होने जा रहे हैं। सौरव जी, मैं भी कल लेकर आया था सर्वे, आपने जैसे जैसे पूछा, मुझे कुछ समय के लिए चाहिए था, तो मैं ऑन स्क्रीन से आउट हुआ और फिर आपके पास आया और सर्वे दिया। मुझे नहीं पता है, मुझे शाम तक डेटा आ रहा है, मुझे नहीं पता है कि कैसे सर्वे किया जाए, लोग नहीं बता रहे हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अधिक कंफ्यूजन हुआ है तो ये बहुत आश्चर्यजनक, उनके कारण हम लोग के ऊपर भी बहुत सारे उंगली हुई। गलतियां तो हमसे भी हुई है। मैं भी कहता हूं कि 85% मेरे सही रहे तो 15% तो मेरे गलत हुए हैं ना। तो गलती से डर आपने किसका सुन के सर्वे कर दिया है फिर? मैंने तो वही किया जो वहां लोगों ने बताया, और उस पर हम लोगों ने बार बार डिस्कशन कर रहे थे। सौरव जी, दूसरी बात, मैं तो सारे चैनल को कहा हूं कि यदि आप लाइव देना चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं डेटा पे झूठ नहीं बोल सकता हूं, आप डेटा को डायरेक्ट देखिए, और मैं पूरी सिस्टम को इनका तो मेरे पास पिछले चुनाव का भी है, इनकी एजेंसी का, इन्होंने टीएमसी को ही जीतता दिखाया था 2021 के अंदर। आप क्या कह रहे थे? ये जो बात थी ना कि नहीं बात करने वाली, तो जो कॉल सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया था बीजेपी ने, और नेशनल लेवल पे भी जो बनाया था पूरे स्टेट के लिए, तो उसमें शुरू में ये आ रहा था कि लोग बिल्कुल बात करना नहीं चाह रहे थे कैंपेन के शुरू में,
क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, कौन सुन रहा है, टीएमसी के लोग पता नहीं फिर हमारे ऊपर क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें थी क्योंकि भय का माहौल था। जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ मामला, सेंट्रल फोर्सेज इतनी ज़्यादा जानी शुरू हुई, उसके बाद लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया। तो बीजेपी नेताओं का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तभी आना शुरू हुआ जब उन्होंने देखा कि पहले जो लोग कॉल सेंटर पे फ़ोन करने पे कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे कि आपके इश्यूज़ हैं, किसको आप वोट देना चाहेंगे, क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, अब वो खुलकर बोल रहे हैं। और 60-70% तो वोटिंग से काफ़ी पहले ही आंकड़ा पहुंच गया था कॉल सेंटर का। ठीक है। तो ये समस्या बाद तक रही है, एग्जिट पोल तक रही है, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। जैसे हम लोग भी जब गए तो जिससे बात कर रहे थे वो कर रहा था, जरूर ये कह रहा था कि कैमरे के सामने नहीं आएंगे, इंटरव्यू नहीं देंगे। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में क्या बोल रहे हैं बीजेपी वाले आपको कल के पोल के बाद? डैम श्योर हैं, एकदम डैम श्योर जिसको कहते हैं। जैसा कि पहले कोई भी if मैंने but आपको कुछ बताया नहीं कि तो। नहीं, वो तो एकदम मानकर ही नहीं चल रहे हैं कि 0.00001% भी उनके अंदर कोई डाउट। इनफैक्ट वो ज़्यादा चिल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि टीएमसी की कहाँ कहाँ गलती हुई, कैसे टीएमसी ने सिलेक्शन को कैसे अपने हाथ से जाना दिया, ममता बनर्जी अकेले पड़ गई, उनके साथ कोई नेता आपको इलेक्शन में लड़ता हुआ दिखा क्या। सयानी घोष के बारे में जैसे बात हुई, एक थोड़ी कोशिश वो कर रही थी, तो सयानी घोष के सर इलेक्शन के दरमियान आप कुछ आपत्तिजनक चीज़ें जो बाहर आई, वो कहा गया कि टीएमसी के लोग ही उसको बाहर कर रहे हैं। तो क्योंकि बीजेपी आपस वाले में rivalry बिल्कुल वगैरह। आपने कहा 110% श्योर है एकदम। जो मुझे परसेंटेज दिया गया, मैंने पूछा कि 100% श्योर, तो बोला गया 200% श्योर कि आ क्या ही होने रहे वाला है, हैं आ ही रहे हैं। और 2 तारीख को जितने प्रवासी लोगों को बुलाया गया था वो वापस भेजा गया है कोलकाता, और काउंटिंग डे के लिए एक मीटिंग इन लोगों की होनी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि बीजेपी के लिए अभी ये चुनाव ख़त्म नहीं हुआ है। बीजेपी के लिए चुनाव ख़त्म होगा 4 तारीख को, क्योंकि इनका ये मानना है बीजेपी का कि पिछली बार लगभग 50 सीटें हमारी काउंटिंग में हेरफेर के चलते ख़राब हुई थी। इस बार हम लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, बीजेपी तो वही बात आ गई है काउंटिंग कि के दिन भी वो रहेंगे। 4 तारीख भी देखना है काउंटिंग कैसी जाएगी। क्या नंबर दे रहे हैं बीजेपी वाले अपना? 170 175 या उस तरह के, स्टार्टिंग फ्रॉम 170। हाँ, हाँ। 170 बेस लाइन और है। उसके बाद फिर ये जहाँ चला जाए, मतलब एकदम श्योर हैं वो, उनको कहीं से ये डाउट नहीं है। सारे बूथ से हर कंस्टिट्यूंसी के साथ, जैसे साउथ 24 परगना सबसे टफ कहा जा रहा था बीजेपी के लिए, जो कि है भी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। वहाँ पर उनका आंकड़ा है कि वहाँ भी 50% सीटें हैं, लगभग 33 सीट है, तो 50% सीटें हम लेकर आ रहे हैं। भवानीपुर के मामले में उन लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी वो चुनाव हार गई हैं। हाँ। ऐसा बीजेपी को मानना है। बीजेपी का ये मानना है। दूसरा है, जैसे एक नैरेटिव जैसे कहा जा रहा था ना कि लैंग्वेज को लेके, तो इनका ये कहना था कि वो ग्राउंड पे उस चीज़ को न जाने टीएमसी इस बार कैसे मिस की है कि जैसे राजवंशी कम्युनिटी जो है, तो राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में देना वो बीजेपी मैनिफेस्टो का हाईलाइट था, जबकि टीएमसी सरकार ने कुछ महीने पहले फरवरी वगैरह में केंद्र सरकार को इस बाबत चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अपने मैनिफेस्टो का एक हाईलाइटेड पॉइंट नहीं बताया। 40 कंस्टिट्यूंसी वह है वैसी जिसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्पत बांग्ला के। वैसे ही जंगल महल को वाले इलाके में कुर्मी करके जो भाषा है उसको भी बोला गया कि बीजेपी ने बहुत हाईलाइट करके बताया कि 8वीं अनुसूची में हम लोग इसको शामिल कराएंगे। वो भी 40 कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ भी टीएमसी की तरफ से उस चीज़ को रीच आउट नहीं किया गया। तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो 175 कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पर 2 से 3% का ही फर्क था। बीजेपी और टीएमसी के बीच जो 10% और ज़्यादा वोट परसेंटेज के फ़र्क की बात होती है, वो कुछ पॉकेट्स के चलते, जैसे लगभग 100 सीटें, 106 सीटें, इन पर 53 करके 106 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मार्जिन बहुत ज़्यादा था, जिनमें से 53 ऐसी थी जिसमें 30,000 से ज़्यादा। उन सीटों पर बीजेपी कुछ खास एनर्जी नहीं लगा रही थी। बाकी जो 53 बच गई उस जोन की, उनमें से एसआईआर से बहुत ज़्यादा वोट कटे, जो कि मृत या गायब वोटर थे, उनके आधार पर टीएमसी वो काम कर लेती थी, तो 5 से 6% उसमें जाएगा। बाकी लेफ्ट और कांग्रेस को जो वोट मिलता था उसको बीजेपी अपने पाले में खींचने की रणनीति पे काम कर रही थी, और फिर वो 53 सीटें भी आपकी फाइट करने के लिए लिहाज से बन गई, और बाकी 175 सीटों पे तो पूरी ताकत लगी रही थी। तो इस पूरे कैलकुलेशन को अगर आप देखें तो आपको समझ में आ गया कि ये मैथमेटिक्स के आधार पर रणनीति बनाई गई और केमिस्ट्री के आधार पर उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो देवेंद्र बता रहे हैं जो उनको अपने पता चला सोर्सेस से बीजेपी में बात करने, बीजेपी डैम श्योर है कि वो 170 सीटें मिनिमम लेकर के आ रही है। ये भाजपा को लगता है और ये भी लगता है कि ममता बनर्जी अपना चुनाव जो है वो हार रही है। जो काउंटिंग वाली जो बात है, ये काउंटिंग डे तक जब तक नतीजा नहीं आ जाता, घोषित हो जाता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अभी वो लड़ाई चल रही है अदालत में। सर, कलकत्ता हाईकोर्ट में ये मामला लेकर के पहुंचा गया है कि चुनाव आयोग का ये आदेश है कि जैसे ये पुलिस ऑब्जर्वर बनाए गए थे ना, आईपीएस अफसर लोग, काफी हंगामा हुआ, ऐसे पोलिंग डे के लिए भी ऑब्जर्वर हैं, और वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या पीएसयू के एम्प्लॉइज हैं, और वही लोग काउंटिंग ओवरसी करेंगे।
तो इस बात को चैलेंज किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट में, अभी उस पर ऑर्डर आया नहीं है, शायद सुरक्षित रख लिया गया है ऑर्डर, कि ये दिल्ली से आए या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्यों इंचार्ज बनेंगे काउंटिंग के। अच्छा, क्यों नहीं बनेंगे? जब जो स्टेट ऑब्जर्वर हैं, आपने शुरुआत कहाँ से की, मतलब टीएमसी ने, कि जब एसआईआर शुरू हुआ तो आपने अपने लोगों को देने से मना कर दिया। एक बूथ पर 100 से 150 के बीच में जो है वोटर होते हैं आमतौर पर। तो जो भी आपका बीएलओ था, बीएलए था, मतलब बीएलओ पार्टी का और बीएलए जो है इलेक्शन कमीशन का, उसके जिम्मे 100 सवा 100 लोगों तक पहुंचना था, और परिवारों की संख्या जोड़ें तो और कम हो जाएगी। 1 महीने का समय था, और ममता बनर्जी ने इशू क्या बनाया, इतना काम का बोझ है कि आत्महत्या कर रहे हैं। अब ये बात किसके गले के नीचे उतर सकती है? और पिछले चुनाव का जो भी आप अगर देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, सीपीएम से लेके ममता बनर्जी तक, तो बाहरी ऑब्जर्वर्स की तो ज़रूरत ही थी। जब प्रदेश की पुलिस जो है पार्टी वर्कर के रूप में काम करने लगे तो उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो ये कोई मतलब निष्पक्ष चुनाव के लिए ही तो हो रहा है, और तो कुछ किसी काम के लिए हो रहा है। ऐसा तो नहीं है वो गिनती बढ़ा देंगे बीजेपी के पक्ष में, उसकी भी जो है फिल्मिंग होगी, मतलब सीसीटीवी कैमरा लगा ही रहेगा। तो ये चुनाव मेरा मानना है कि बीजेपी जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा जाता है, उस माइक्रो लेवल पे जाके चुनाव लड़ी है, और कोई कसर कहीं भी कोई छोड़ी नहीं है। और जिस तरह से आरएसएस ने काम किया है, अब कोई कह सकता है कि भाई बीजेपी जहां हारती है वहां की आरएसएस काम नहीं करता, जी, वहां भी तो करता है। तो आप काम करें और आपके पक्ष में माहौल भी हो, ये दोनों चीजें मिलती हैं तब होता है ये काम। तो इसलिए जो है इस बार का चुनाव बीजेपी ने अपने, मेरा मानना है कि पिछले 12 साल क्या, जब से बीजेपी बनी है, सबसे ज़्यादा ताकत से, सबसे ज़्यादा शिद्दत से और सबसे ज़्यादा तैयारी से लड़ा है। और सबसे बड़ी बात, 2021 में जो गलतियां हुई थी उन सब को ठीक करने की कोशिश हुई कि कहाँ चूक गए थे, क्यों हम जो है, जो हमारा लक्ष्य था वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, टीएमसी क्या क्या कर सकती है, ये सब सोच के, और उसकी क्या काट क्या होनी चाहिए जी, इसकी तैयारी के साथ बीजेपी। आप देखिए, जैसे अभी बता रहे थे ना ये, कि बीजेपी को ये लगता है कि काउंटिंग डे पर क्यों अभी भी जोर है, कि भाई पिछली बार हमारी 50 सीट, उनको लगता है कि कुछ मार्जिन जो है वो एडजस्ट करवा दिए, वो शुरुआत में कुछ गड़बड़ कर दी उसमें भी तो सरकारी स्टेट के एम्प्लॉय लगते हैं ना काउंटिंग में भी। उसमें ये था कि जो बीजेपी के बूथ वर्कर थे उनको डांट के, मार के, धमकी देके भगाया गया, क्योंकि अंदर सेंट्रल फोर्सेज नहीं होती, सेंट्रल फोर्सेज बाहर काउंटिंग में रहती है, तो अंदर तो स्टेट। मगर आपका जो आपका एजेंट है या पार्टी का जो वर्कर है वो देख सकता है ना, हर पल देख सकता है गिनती को। उसमें एक चीज ये कर दिया गया है कि इसी से लागू हो रहा है, इन्हीं 5 राज्यों से, सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, 5 राज्यों से, और आगे रहेगा कि क्यूआर कोड बेस्ड पास बनेगा। अच्छा, मतलब क्यूआर कोड बेस्ड पास हो गया, मतलब तो स्टेट के लेवल पे हाँ आप कुछ नहीं कर सकते। वो 3 लेयर उसमें सिस्टम है, पहला 2 मैनुअल चेक होगा, और थर्ड पे जब आप जाएंगे तो क्यूआर बेस्ड। किन के लिए? गिनती करने वालों के लिए, जो भी अंदर जा सकते हैं, जो भी अंदर जाएंगे उनके लिए। ठीक है, मतलब उसको और पारदर्शी बनाया गया, और पारदर्शी बनाया गया है। और अभी वो सर, वो जो कल से जितनी घटनाएं वो आ रही हैं कि ईवीएम पे टेप लगी हुई है, कहीं पर कहीं किसी पे स्याही लगी हुई है, किसी पे इत्र लगा हुआ है, कि ये बटन दबा कि नहीं दबा, बाहर जाकर के चेक करेंगे, कोई उंगली देखेगा, सूंघेगा कोई, किसको वोट देकर क्या है। 71 सीटों पर बता रहे ना, 77 सीटों पर कह रहे हैं रीपोलिंग की मांग हो रही है। बूथ सीट नहीं, सीट 4 ही है। तो 1 मिनट सर जो बोलेंगे, आपने जो पूछा ना, और पहले जो आपने सवाल पूछा था कि सबके बावजूद लोग एकदम से श्योर 100% क्यों नहीं है, इन्हीं सारी वजहों से। ये भरोसा जो कह रहे हैं देवेंद्र, बिल्कुल सही बात है, ये कि ममता बनर्जी कुछ भी कर सकती है। एग्जैक्टली, ममता बनर्जी की इस क्षमता पर भरोसा, जो दुविधा में है उनको उस पर ज्यादा भरोसा है, जो बदलाव हुए हैं उन पर भरोसा नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस गई हैं, जिस तरह से जो है साइंटिफिक रिगिंग को रोकने का चुनाव आयोग ने प्रयास किया है, एसआईआर हुआ है, वो सब उस सब के बाद आप कहते रहिए, कहेंगे लेकिन ममता बनर्जी इवन वो भय वाली बात, भाई इसकी क्या गारंटी है कि हर जगह का आदमी उतना ही खुल के स्वच्छंद होकर के निकला ही है वोट डालने के लिए? वो तो पोलिंग परसेंटेज बता रहा है कि निकला कि नहीं। अगर कोलकाता में
जहां पोलिंग बहुत कम होती, मतलब बाकी इलाकों की तुलना में 60-65 पे चली जाती हाँ, है। वो वहां 80% 90% अगर पोलिंग हो रही है तो इसका मतलब घर से तो निकले लोग ना। अगर 92% पोलिंग हुई तो केवल 8% ही तो है वोटर जो वोट देने नहीं गया। अब उनमें से कितने लोग घर में बैठे रह गए, कितने लोग शहर से बाहर है, ये किसको पता है। और सेकंड फेज में उस दिन हुई जिस दिन बारिश हो रही थी, मतलब मौसम खराब हो तो वहाँ के लोग भी पिकनिक मनाने वाले ही होते हैं, बावजूद इसके वोट देने जाना। सौरभ जी एक चीज और देखिएगा, 2-2 3-3 घंटे लाइन में लगे रहना। आज ममता बनर्जी ने जो अपना मैसेज जारी किया है, कभी वो हाथ जोड़कर चुनाव में नहीं रही हैं, वो हमेशा उंगली दिखाती थी, अब क्या फर्क पड़ता है, हाथ डराती जोड़े थी। उंगली लेकिन दिखाएं, वो तो इस होना बार तो ऐसे कर कर अपने कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बना रही है कि आप बूथ पे डटे रहना। उनको ये डर लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के वहां पे एजेंट होते थे वो भाग जाते थे, कहीं इतनी हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा न हो जाए कि वो बूथ छोड़कर चले जाए। तो बार बार उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि हम तो हम ही रहे, 225 से ऊपर मेरी सीटें आएंगी। वो बार बार हौसला बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक और बात है, ममता बनर्जी के बाद उनके पार्टी के अंदर का कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाएं। कितने सारे एमपी हैं उनके उन मैसेज को नहीं आपके देखेंगे। सूत्र हैं टीएमसी में? नहीं, मेरे तो सूत्र नहीं है, देवेंद्र जी काफी है सूत्र के लिए। सौरभ, लगभग 15 सांसद ऐसे हैं टीएमसी के जो इलेक्शन में इनएक्टिव थे और वो गम दुख की पार्टी कैसे चल रही है कुछ नहीं। बीजेपी का अपना ये आकलन है कि 2021 में ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बंगाल में जो हमारी स्थिति थी, इस बार टीएमसी की वैसी। सर मुझे बताइए, ये मान के कि एग्जिट पोल सही हो रहा है मनोज जी का और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, एक बात तो भी आपने शुरुआत में कही थी, वो हल्के से में रह गई, जबकि बहुत बड़ी बात कह रहे थे वो, ये बीजेपी आएगी तो फिर ये गुजरात बनेगा, मतलब लंबे टाइम के लिए बीजेपी, बहुत लंबे समय तक। उसका बड़ा ऑब्वियस रीजन है कि पश्चिम बंगाल हिंदुत्व के लिए पूरे देश में कोई और राज्य नहीं है जो हिंदुत्व के लिए इतना जो है सहायक बने या उसकी जमीन इस तरह की बनी हुई हो। आज़ादी के आंदोलन से ले लीजिए, उसके पहले से ले लीजिए, ये जो राज्य बना, भारत में जो बना रहा पश्चिम बंगाल, उन सब कारणों को देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे बीजेपी कभी गुजरात के लिए नहीं सोच सकती कि ये राज्य कभी हम हारेंगे, ऐसा वो बंगाल को बना देगी अपने लिए। आप गुजरात में भी उन्होंने शुरुआत की अहमदाबाद कॉरपोरेशन से, पहला चुनाव वहां जीता था। और अभी मैंने बताया कॉरपोरेशन का 2 कॉरपोरेटर बने थे। कलकत्ता में बीजेपी के वर्कर्स ने उस दिन होली खेली थी। अच्छा, ये केवल एक कैडर बेस्ड और आइडियोलॉजी पर आधारित पार्टी ही कर सकती है, जहां संबंध ट्रांजैक्शनल नहीं है। आपको हजारों की संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने घर का पैसा लगा के पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी से उनको मिलेगा कुछ, इसकी उम्मीद नहीं करते, मिल जाए वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इस उम्मीद से नहीं करते कि हम काम करेंगे, मतलब अपना पैसा खर्च करके वोट डालने, दूसरे शहर में अगर वोट है उनका तो वहां जाते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, ये तो ये बात होगी कि बीजेपी अगर जीतती है तो क्या ये इतनी सहजता से इस हार को स्वीकार कर लेंगी ममता बनर्जी? ग्राउंड पर क्या होगा? वो तो जीतने के बाद वायलेंस होती थी वहां, तो ग्राउंड हारने के बाद क्या होगा? क्या हाल होगा, इसी से समझिए कि पहली बार 15 साल में ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। ये कभी आपने ममता बनर्जी से सुना था? तो ब्यूरोक्रेसी, पुलिस वाले, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये बदलती हवा को बड़ी जल्दी भांप लेते हैं। कल से कोई वीडियो चल रहा है जिसमें बंगाल पुलिस लठ बजा रही है। हाँ, अब ये सीन आप याद कीजिए, पिछले 3 चुनाव में कभी देखा हो आपने? लोकसभा का भी जोड़ लीजिए तो 5-6 चुनाव में किसी में ये दृश्य दिखा हो? पिटता कौन था? बीजेपी का कार्यकर्ता। मार खाता था, उसका घर जलाया जाता था, हत्या होती थी। इस बार आपने कुछ देखा क्या? 21 से ही तो पीछे का छोड़ दीजिए, 21 से ही तुलना कर लीजिए। उस समय ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज उस समय थी, जो आज है, उस समय शेरनी की तरह दहाड़ती हुई दिखती थी। इस समय जो है वो बेचारी नजर आ रही है, विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास 2 बातें हैं, एक कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, दूसरा सेंट्रल फोर्सेस जो है हमें चुनाव हरवाने के लिए। ये तो वो बोल ही रही हैं, तो बोलेंगी बोलेंगी ही बात। तो उसके अलावा उनके पास कोई इशू नहीं है कि बीजेपी का विरोध किस आधार पर करे। पिछली बार वो जो है बहिर्गतों का मुद्दा बनाने में सफल हो गई थी। इस बार तो कांग्रेस भी साथ नहीं देने वाली उनका कि
चुनाव आयोग मिला हुआ है, तो कांग्रेस भी तो नहीं कह रही ना, राहुल गांधी भी नहीं कह रहे राहुल इस गांधी बात तो बोल के भी आए हैं कि भाई करप्शन में इनका जवाब नहीं, तो किस लेकिन वही बात कांग्रेस है। ने आज ये बोला है कि यदि ममता बनर्जी को सरकार बनाने के लिए हमारी जरूरत होगी तो हम उसका साथ क्या देंगे। बात, क्या बात है। काम चंद्रमा से ला के देंगे कुछ। अब तो वही तो जीरो से अब कितना लेकर आएंगे, अब तो देखना पड़ेगा उनको समर्थन की। अरे आपके प्रतिद्वंदी देखिए 190 तक पहुंचा दिया, अभी दिखाया था मैंने आपको, टुडेस चाणक्य वाला, आप देख लीजिए 160। नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन वो है किसको उन्होंने तो थोड़ा कंसेशन करो यार। नहीं जो है देखिए। अच्छा ऐसे ये में बात अब ईमानदारी से बताइएगा, बिल्कुल आपने मतलब कुछ हिचकिचाते हुए किया नंबर दिया है क्या? जैसे लोग कहते हैं कंजर्वेटिव सर्वे किया है। आपको लग रहा है 2 दिन से मेरे बॉडी लैंग्वेज से जैसे आप ममता का पढ़ रहे हैं, अमित शाह का पढ़ रहे हैं, तो क्या मेरे बॉडी लैंग्वेज से आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पड़ी मैंने। नहीं तो थोड़ा वो पढ़ लीजिए कि कहाँ मैं लूज दिख रहा है। देखिए मैं गलती स्वीकार करने के लिए तैयार रहता हूँ। आंकड़े हम लेकर आते हैं, एक अनुमान लेकर आते हैं, और मैं बार बार इसलिए रहता हूं कि मैं मेहनत करता हूं, फील्ड पे जाता हूं, मेरी टीम लगी होती है, और उन सबों का एक ही होता है। कोई ये नहीं होगा कल किसको अच्छा लगेगा कि 4 तारीख को मैं बैठा रहूं और मेरे आंकड़े गलत हों और सौरव जी 5 मेरे ऊपर आ जाए। तो मैं तो उससे बचने की कोशिश करूंगा ना। कोई पढ़ाई इसलिए नहीं करता है कि उसको फेल होना हो, वो हमेशा यही चाहता है कि मैं उस परीक्षा में पास होऊं। लेकिन कभी हो सकता है कि मेरी पढ़ाई में कोई त्रुटियां रह गई हो तो मेरे रिजल्ट थोड़े खराब हो गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं और मैंने मेहनत दिया। दोनों नहीं, काम कई बार क्या होता है, बच्चा डर के मारे बताता नहीं नंबर, चाहे वहां जवाब सही दे के आया होगा, लेकिन घर आके बताते कितने नंबर आएंगे, बोलेगा 80, वो तो रिपोर्ट कार्ड में 90 आ जाते हैं। मैं वो पूछ रहा हूँ, वो तो नहीं है आपके साथ। नहीं, मैं देखिए मैंने उस दिन कल आपको मैंने बताया था जो 3% का मार्जिन ऑफ एरर बताया था, ये मैंने ये आपसे बोला था कि ट्रेंड बदलने के लिए नहीं है। मेरी गलती होगी तो 161 पे गलती होगी, 145 पे गलती आप लेकर मत चलिए। ओके, 145 तो श्योर है। ये तो श्योर है। ओके, ठीक। अब जब गलत होंगे तो होंगे। देखिए नहीं, लेकिन 45 पे नहीं बनेगी ना सरकार। 3 तो आप दिला ही देंगे कहीं से। कांग्रेस तो दे नहीं रही सपोर्ट। कांग्रेस से पूछ रहा था कि भाई उतना ही चाहिए बीजेपी को दे दो। कह रहे नहीं वे मनोज जी ने बड़ा कॉन्फिडेंट है मनोज जी, और मनोज जी का सर्वे उन्होंने मेहनत से किया है, तो कुछ देखा होगा तो किया है। बाकी 4 तारीख को मिलेंगे सर। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, प्रोग्राम में आए। अभी भी कोई दुविधा है तो मैं ले लूं 2 मिनट और इनकी, बताइए आप लोगों के मन में कोई कुछ दुविधा सवाल हो ही नहीं है। तो? हम पहले दिन से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, 4 को भी है। नहीं नहीं, आपकी मैं उनकी दुविधा पूछ रहा था। अच्छा, उनकी कोई दुविधा हो तो मैं आपके 2 मिनट और ले लूं। क्लास में 2 मिनट और बैठ जाते हैं हम लोग। इनका निश्चित लगा हुआ है साथ में। सर बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।